आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किए थे, चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं सवाल को। पहले हम क्या कर रहा है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। लिखा है एक मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी 7 फीट बाई 4 फीट बेड, 7 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा एक बेड है और 3 फीट ऊंचाई भी है बेड का। आप जिस बेड पर सोते हैं मान लीजिए कि 7 फीट लंबाई उसका, 4 फीट चौड़ाई उसका, और जो आप मच्छरदानी लगाए हैं वो 3 फीट ऊंचा है। The net has a hole at the corner of the bed, और मच्छरदानी का चारों कोना हम लोग क्या करते हैं, बिछावन से चाप देते हैं थोड़ा थोड़ा ताकि मच्छर घुसे नहीं। लेकिन पता चला कि बेड के कॉर्नर में एक होल है, एक छिद्र है बेड के कॉर्नर में। The net has a hole at one corner of the bed through which a mosquito enters, जिसके थ्रू मच्छर घुस गया। आप चारों पट्टी मच्छरदानी चाप दिए हैं, लेकिन एक कोना में मान लिया जाए कि छेद है, वहां से मच्छर घुसा। अब जब मच्छर घुसा, इट फ्लाई एंड सिट्स एट द डायगोनली अपोजिट अपर कॉर्नर। सुबह उठ के अब देखते हैं मच्छरदानी के अंदर जब मच्छर घुस जाएगा तो सब मच्छर एकदम रहेगा जहां पर आप मच्छरदानी को बांधते हैं, उकोनमा में, उकोना में घुसल रहेगा सब मच्छर। तो बेड के किसी एक कॉर्नर से तो मच्छर घुसा, लेकिन चला गया डायगोनली अपोजिट अपर कॉर्नर। थोड़ा देर के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि होगी आपका मच्छरदानी, ये आपका मच्छरदानी और ये आपका यहां पर आप एक कॉर्नर है, बेड का कॉर्नर है, एक कॉर्नर बेड का है और मच्छरदानी है। तो बेड की का ये जो कॉर्नर है, ये हम आपका जो दिखा रहे हैं कि बेड है, और मच्छरदानी गिरा हुआ है। तो 7 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ाई बेड है और 3 फीट का ऊंचाई वाला मच्छरदानी। अब अगर कहता है कि इस कोना से अगर मच्छर अगर घुसा तब पहुंचेगा ई कोना में, डायगोनली अपोजिट अपर कॉर्नर। इस कोना से अगर मच्छर घुसा तो पहुंचना है इस कोना में, इसको हम इस कोना से मान के चल रहे हैं। तो इस कोना से मच्छर घुसा और ठीक अपोजिट कॉर्नर में जाकर के, अपर कॉर्नर में जाके बैठ गया। तो बताइए किधर किधर चलाई, 7 चला, फिर 4 चला और फिर 3 चला। अगर ऐसे इसमें सोचो तो पहले ऐसे 7 चला, फिर ऐसे 4, फिर ऐसे 3, 7 4 3, यहां से इंटर किया था, 7 4 3, यहां आया ऐसे तिरछे, डायगोनली अपोजिट अपर कॉर्नर में जाके बैठ गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो। तो मॉस्किटो का डिस्प्लेसमेंट बताओ। मॉस्किटो का डिस्प्लेसमेंट मतलब कि हमारा जो मच्छरदानी है एक क्यूबाइड हो गया, घना। इस कॉर्नर से घुसा उस कॉर्नर में गया तो हो गया बिकर डायगोनल, और क्यूबाइड का डायगोनल पता है हम लोग को, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का रूट होगा। ये हो गया 49 और 16 आप 10 9, 16 9 25, 25 और 50 75, मतलब एक कम तो रूट 74, रूट 74 है।
आगे क्या लिखा हुआ है कि टेकिंग द होल एज द ऑरिजिन, होल को आप ऑरिजिन मान लीजिए 0,0,0, द लेंथ ऑफ द बेड एज द एक्स एक्सिस, इसे मान लीजिए एक्स एक्सिस, लेंथ ऑफ द बेड इज द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स की तरफ 7 चला, इट्स वाइड्थ बाई एक्सिस, चौड़ाई को बाई एक्सिस मतलब बाई की तरफ 4 चला, एक्स की तरफ 7 चला तो 7i कैप, चौड़ाई को बाई मानो तो 4j कैप बोलो, एंड वर्टिकली आप जेड एक्सिस 3k कैप। राइट द कंपोनेंट्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स किसे कहते हैं, कोई भी वेक्टर जिन वेक्टरों से मिलकर बना होता है उससे कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा आपका यहां से स्टार्ट होकर के जो यहां तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही जाएगा, इसके 3 कंपोनेंट हैं 7i, 4j, 3k। तो राइट द कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट्स हो गए तो आपका मैग्नीट्यूड आ गया √74, √74 और आपका कंपोनेंट्स 7, 4 और 3, 7i, 4j, 3k। चलिए क्वेश्चन सोल्व हो गया। हम लोग नेक्स्ट सवाल में आ जाते हैं 9 के बाद जिसमें 10 में। ये और आसान सवाल कि सपोज ए इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4.5 यूनिट ड्यू नॉर्थ। लो एक वेक्टर ए है जो 4.5 यूनिट का है और नॉर्थ की तरफ है। बोर्ड में नॉर्थ किधर होता है, बोर्ड में नॉर्थ ऊपर होता है, उत्तर ऊपर मानते हैं हम लोग। व्हाट इज द वेक्टर ऑफ 3a, तो बताओ 3a क्या होगा। 3a का मतलब एक नया वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का 3 गुना होगा और डायरेक्शन सेम होगा। इसका मतलब 4.5 में 3 से गुना कर दो तो 4.5 गुना 3 13.5, तो 13.5 यूनिट नॉर्थ की ओर। और दूसरा बोल रहा है कि -4a, -4a क्या, इसको बोलना चाहिए 4 माइनस ए, 4 माइनस ए, माइनस ए क्या होता है अपोजिट वेक्टर, तो डायरेक्शन उल्टा कर दो और 4.5 का 4 गुना कर लो इस बार, तो 4.5 का 2 गुना 9, फिर 9 दूनी 18 यूनिट, 18 यूनिट साउथ की ओर। तो पहला आंसर आया कि 13.5 यूनिट नॉर्थ की ओर और अगला आएगा कि 13.5 यूनिट नॉर्थ की ओर और अगला आएगा 18 यूनिट साउथ की ओर। ये आपका आंसर है। आसान सवाल था ये। 11 नंबर में आइए। 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 2 मीटर एंड 3 मीटर। 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 मीटर और 3 मीटर। मान लें वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और वेक्टर को बोला गया है बी, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 3 मीटर। एंगल बिटवीन देम, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो बताया जा रहा है कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री। नंबर ए में स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, पढ़ा हुआ बात है सब। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर ए डॉट बी इक्वल्स टू mod a mod b cos थीटा, mod a mod b cos थीटा, mod a mod b cos 60, cos 60 1/2 i2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 3। अगला कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है mod a mod b sin थीटा, mod a mod b sin 60 √3/2, आपका आंसर आएगा 3√3। इस तरह से आपको निकल गया एक स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर और एक मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है ए क्रॉस बी, कह रहा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट माने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। आप लोगों ने बहुत बार रिपीट कराते होंगे कि ए क्रॉस बी बराबर mod a mod b sin थीटा नहीं होता। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है mod a mod b sin थीटा। ए क्रॉस बी तो एक वेक्टर है, उससे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी दिखाना होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 में जो फिगर है हम उसको यहाँ बोर्ड पर थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा
समझने में सहूलियत हो। ये आपको माना गया है एक्स एक्सिस, और ये मान लिया गया है वाई एक्सिस 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में आते हैं। करा लेट a1 a2 a3 a4 a5 a6 a1 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a1 a6 a1 बी ए रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन का मतलब इसकी सही भुजाएं बराबर है, तो मान लेते हैं हम कि इसकी भुजाएं ए है। इसकी भुजाएं कितनी है? ए। रेगुलर हेक्सागन है। राइट द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स write the x components of the vectors represented by the six side taken in order। taken in order का मतलब क्या समझते हैं आप? एक ही क्रम में। देखिए आप, तीर का निशान एक ही क्रम में है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ये वो टेकन इन ऑर्डर, एक ही क्रम में, टेकन इन ऑर्डर, एक क्रम में है। देखिए सब में तीर का निशान ऐसे ही देते आए हैं। तो कहा राइट द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट्स को लिखिए। रिप्रेजेंटेड बाय द सिक्स साइड टेकन इन ऑर्डर। यूज द, पहले तो एक्स कंपोनेंट को लिखने बोल रहा है तो पहले तो लिख लेते हैं हम पहले। फिर करा यूज द फैक्ट दैट, किसी फैक्ट का यूज करने के लिए बोल रहे। कौन सा फैक्ट? कि द रिजल्टेंट ऑफ दी सिक्स वेक्टर इज जीरो। आपको ही पता चलता हो कि वेक्टर जहां से स्टार्ट हो वहीं पर जाकर खत्म हुआ तो रिजल्टेंट तो जीरो ही होगा। करा इसी फैक्ट का यूज कीजिए, इसी तथ्य का आप यूज कीजिए और प्रूव कीजिए। प्रूव कीजिए cos 0, cos पाई बाई 3, cos 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 5 बाई 3 is equal to 0। यूज द नॉन कोसाइन वैल्यूज टू वेरीफाई द रिजल्ट। तो ये जो कोसाइन का वैल्यू होता है उसको आप डाल के चेक भी कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो सबसे पहला बात तो इसके एक्स कंपोनेंट्स को लिखना है। इसको लिखना है हमें एक्स कंपोनेंट्स को। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। पहले बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। तो क्वेश्चन यही था कि एक रेगुलर हेक्सागन है जिसका साइड हमने ए मान लिया है और सबका एक्स कंपोनेंट हमें लिखना है और सब एक ही ऑर्डर में है। और चूंकि सबका आंसर जोड़ने के बाद जीरो आएगा, हर एक वेक्टर का जोड़ जीरो आएगा, पूरा जोड़ने के बाद जीरो आएगा। इसी तथ्य का उपयोग करके, इसी फैक्ट का उपयोग करके हमको ये जो इक्वेशन दिया गया है प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। आप ध्यान से देखिए मेरे A1 A2 जो वेक्टर है, A1 A2 जो वेक्टर है, वेक्टर A1 A2 वो एक्स एक्सिस से 0 डिग्री बना रहा है। एक्स एक्सिस से 0 डिग्री बना रहा है, एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 0 डिग्री बना रहा है। तो इसका पैसे लिख सकते हैं a cos 0 डिग्री I कैप a sin 0 डिग्री j कैप। क्योंकि हमको सिखाना है आपको, इसलिए एक्स बाई दोनों कंपोनेंट लिख रहे हैं। क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि सिर्फ एक्स ही कंपोनेंट को लिखिए, हमको दोनों लिख के दिखा रहे हैं एक्स और बाई। ये A1 A2 का हो गया। अगर आप A2 A3 के बारे में बात करें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं a cos 60 डिग्री I कैप प्लस a sin 60 डिग्री j कैप। इस तरह से आप सोचें तो इसके अगला वेक्टर एक्स एक्सिस से 120 डिग्री का कोण बनाता हुआ नजर आएगा।
तो A3 A4 के बारे में कहा जा सकता है कि वह A cos 120 डिग्री I कैप A sin 120 डिग्री J कैप। ऐसा हम लोग वेक्टर कंपोनेंट्स तोड़ने के लिए बताए थे कि कोई वेक्टर का कंपोनेंट्स तोड़ने का एक तरीका है। सबसे पहले आप ये मेजर कर लो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो कितना एंगल पर है। एंगल मेजर कर लो और cos थीटा में I लगा दो, sin थीटा में J। इसे प्लस माइनस का ध्यान नहीं देना होता कि प्लस I कि माइनस I। अगर प्लस I आना होगा या माइनस I, ये वैल्यू खुद ला कर देगा। अगर माइनस I आना होगा तो यहाँ माइनस खुद आंसर आएगा। अगर प्लस आना होगा यहाँ खुद ही प्लस आएगा। साइन 120 का वैल्यू प्लस आ जाएगा, cos 120 का वैल्यू माइनस आ जाएगा। इससे माइनस I प्लस I माइनस J प्लस J का ध्यान नहीं देना, बस प्लस इधर भी लिखना है, प्लस इधर भी, खाली एंगल देखना है। इस तरह से अगला अगर देखा जाए तो एक्स एक्सिस से 180 डिग्री बना रहा है A4 A5। A cos 180 डिग्री I कैप और A sin 180 डिग्री J कैप। इनसे वेक्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगला A5 A6 तो 240 डिग्री बनाएगा। A cos 240 डिग्री I कैप और A sin 240 डिग्री J कैप। इस तरह से लास्ट A6 A1 बनाएगा A cos 300 डिग्री I कैप और A sin 300 डिग्री J कैप। 6 वेक्टर हो गया। हमें सिर्फ क्या बोला जा रहा था कि एक्स कंपोनेंट्स को लिखिए, तो आपको पहला आंसर ही हो गया। एक्स कंपोनेंट का लिखना बोले तो सिर्फ ही लिखो एक्स कंपोनेंट, हो गया। सवाल क्या था कि राइट द एक्स कंपोनेंट्स। सवाल था आपका कि राइट द, सवाल क्या था, राइट द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स। इन वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट लिखने थे। 3 वेक्टरों का हम क्या लिख दिए, एक्स कंपोनेंट लिख दिए। पहला सवाल का आंसर क्लियर। ठीक, अब ये है कि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ, इक्वेशन लिखा हुआ, इसको प्रूव करना है इस तथ्य के आधार पर कि इन सभी का रिजल्टेंट 0 होगा। तो ये बात तो पक्का है कि इन सभी का रिजल्टेंट तो 0 होगा ही होगा, क्योंकि जहां से वेक्टर शुरू हुआ वहीं पे खत्म हुआ, तो रिजल्टेंट तो 0 होगा ही होगा। अब तुम ही बताओ कि ये तो हमें पक्का है कि इसको जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा, इसको जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा, ये तो पक्का है कि इसको जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा तो 0 आएगा। इसको जोड़ने के बाद आंसर कितना आना चाहिए, 0। अब बताओ कि इसको जोड़ने के बाद आंसर 0 कब आएगा। ये तो हुआ एक्स वाला पार्ट, आइए आपका हो गया वाई वाला पार्ट। समझिए पहले आप, अगर इसको हम जोड़ें तो मान लें कि कुछ समथिंग आई कैप आएगा और कुछ समथिंग यहाँ पर मान लो कि जे कैप आएगा। मान लो कि यहाँ पर आ गया एक्स आ गया और यहाँ पर आ गया वाई। एक्स वाई नंबर है, एक को जोड़ा तो आ गया एक्स आई कैप, इसको जोड़ा तो आ गया वाई जे कैप। और ये 0 कब आएगा, जब इस फैक्ट का हम उपयोग कर रहे हैं कि सबका रिजल्टेंट 0 आना है, तो 0 तो आना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड ये 0 आना चाहिए। अब बताओ कि 0 तो तभी ना आएगा जब x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। ये भी एक सही बात। अगर किसी 2-4 वेक्टर को जोड़ने के बाद उसका रिजल्टेंट अगर 0 आता है तो आप ये बात समझिए कि उसका x कंपोनेंट भी 0 होगा और y भी 0 होगा। अगर सिर्फ x 0 हो और y 0 नहीं हो तो फिर इसका मैग्नीट्यूड y आ जाएगा। अगर y 0 हो और x 0 नहीं हो तो फिर इसका मैग्नीट्यूड x के बराबर आ जाएगा। और कहता है कि इसका रिजल्टेंट तो 0 आएगा, और इसका मतलब 0 तभी आएगा जब x भी 0 होगा और y भी। तब ना करेंगे x का स्क्वायर जो y के स्क्वायर का वर्गमूल, तो 0 का स्क्वायर जो 0 के स्क्वायर का वर्गमूल बराबर 0 आएगा। तो चूंकि इतना जोड़ करके क्या आना चाहिए, 0, अर्थात x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ये गारंटी है कि अगर इन सभी वेक्टरों को जोड़ने के बाद आंसर 0 आना है तो पक्का है कि इसके x कंपोनेंट्स भी 0 होंगे और y कंपोनेंट्स भी 0 होंगे। तो हम इसको उपयोग कर लेते हैं, x कंपोनेंट भी 0 होगा क्योंकि हमें cos वाला लाइन प्रूफ करना है, तो इससे cos वाला वैल्यू आ जाएगा। अगर sin का प्रूफ करना होता तो फिर भी वही बात, इधर से 0 कर लेते तो sin का भी आ जाता। तो ये क्वेश्चन में cos का दिया तो cos का लिखते हैं।
तो cos 0, cos 60 का मतलब cos पाई बाई 3। पहले तो सबसे एक कॉमन ले लो, फिर cos 2 पाई बाई 3 मतलब हो गया 120, फिर हो गया cos 3 पाई बाई 3 मतलब हो गया 180, फिर हो जाएगा cos 4 पाई बाई 3 240, फिर cos 5 पाई बाई 3 300 बराबर 0। अब फिर एक चला जाएगा उधर, ये हो जाएगा 0, तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि cos 0 प्लस cos पाई बाई 3 cos 2 पाई बाई 3 cos 3 पाई बाई 3 cos 4 पाई बाई 3 cos 5 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 0। फिर आप यूज द नोन कोसाइन वैल्यू, वेरीफाई द रिजल्ट। आप सबका मान रख रख करके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सच में 0 आता है कि नहीं, ये खाली प्रूफ हो गया है 0। ये कह रहा है लास्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि यूज द नोन कोसाइन वैल्यू टू वेरीफाई द रिजल्ट। मतलब ये तो आ गया, ठीक है, क्वेश्चन आ गया, प्रूफ हो गया, मतलब चेक कर लो एक बार। cos 0 का मान रख लो, cos 60 का मान रख लो, cos 120 का मान रख लो, फिर 180 का मान रख लो, 240 का मान रख लो, cos 300 का मान रख लो। ये तो मैथमेटिकल अप्रोच है, आप हर एक का वैल्यू निकाल लो और सबको सॉल्व करो, आ जाएगा 0। आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, जिससे कि cos 0 का वैल्यू कितना आ गया आपका, तो cos 0 आ गया 1। cos 0 कितना आ गया 1। cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान कितना आ गया आपका 1/2। फिर cos 120 का मान -1/2। cos 180 -1। फिर cos 240, तो cos 240 कितना हो जाएगा, 240 आपका हो गया 18 और 60, मतलब cos 240 का मान cos 240 का मान आप लिख सकते हैं कैसे, cos 180 प्लस 60, टीचर आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो cos नेगेटिव होगा और हो जाएगा cos 60 मतलब -1/2। अरे हो गया cos 300, तो cos 300 का मान लिख सकते हैं कि cos 300 60 - 60 +1/2, तो +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 +1 -1 बराबर 0। चेक भी हो गया कि कितना आ गया 0 आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 सॉल्व कर लिए। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 12।